ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था जो कैश लेटर जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वीज़ा के लिए, वो मेरा नहीं आया है। आज 6 जनवरी है और कल 7 जनवरी है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए पूरा एक महीना हो गया है। मेनली जो कैश लेटर को आने में लगता है वो हार्डली 5 डेज़ लगता है, 5 वर्किंग डेज़ लगते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटी में। बट लेकिन जो मेरी गलतियाँ थी, बहुत सारी इसमें गलतियाँ हुई हैं कैश लेटर में, डॉक्यूमेंट्स में, तो वो गलतियाँ आप ना करो। और वो गलतियाँ अगर आपका एजेंट है उन्होंने मेरे को नहीं सही से गाइडेंस दी थी, तो आपका एजेंट है अगर वो आपको बता रहा है, होपफुली वो आपको सही बताएगा। बट लेकिन अगर उसमें कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप इस वीडियो को देख के अपने डॉक्यूमेंट्स को आप करेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कैश लेटर के लिए अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो एक कैश शील्ड करके हमारे पास ईमेल आती है। उसमें हमको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। उसमें जो मैंने एकेडमिक्स की एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हो। उसमें एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होते हैं एप्लीकेशन करने के लिए, वही सेम डॉक्यूमेंट आपको कैश शील्ड के लिए चाहिए होते हैं। बट उसके अलावा आपको 4 डॉक्यूमेंट और चाहिए होते हैं। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होता है कैश शील्ड का। सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका मेडिकल का। मेडिकल में आपका टीबी टेस्ट होता है, वो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है, कैसे होता है, कितने का होता है, सब चीज़ें आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज वो पूरा आपका मेडिकल का पार्ट है, वो पूरा आपका हॉस्पिटल करके देगा, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी हर एक चीज़ करेक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट से मैच होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल से वहाँ पे ध्यान देनी है। अगर आपने वो चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेकंड थिंग क्या होती है, आपने एक बार टीबी टेस्ट अपना करा लिया, देन आपको जाना होता है बैंक में, आपको अपने फंड शो करने होते हैं। अब आपके जो फंड होते हैं वो, अगर फॉर एग्जांपल मान मैं आपका अपना एग्जांपल लेकर आपको चलता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मेरी फ़ीस है अगर वो 11 लाख रुपए है, तो 11 लाख में से 6.5 लाख रुपए मैंने अपनी फ़ीस पे कर दी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरी बची हुई फ़ीस है 4.5 लाख रुपए। अब अगर मैं लंदन के अंदर जा रहा हूँ तो लंदन में हमको एक्सपेंस दिखाना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 12,000 पाउंड। तो 12.5 लाख रुपए आप लेके चलिए, 105 का है, तो 12.5 लाख रुपए वो प्लस जो बची हुई फीस है मेरे को वो दोनों दिखानी पड़ेगी। यानी कि 12.5 और आपका जो 4.5 हो गया, तो ये आपको हो गया अप्रोक्सीमेटली 17 से 18 लाख रुपए के बीच में मेरे को दिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अपने फ़ंड कैलकुलेट करना। अगर आपकी, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, अगर आपकी फ़ीस 20 लाख रुपए है और आपने 10 लाख रुपए पे कर दिए यूनिवर्सिटी में, जो कैश की है, अगर आपने 10 लाख रुपए पे कर दिए हैं या अगर आपने 5 लाख रुपए पे कर दिए हैं, तो जो बची हुई फीस है वो प्लस जो आपका लिविंग एक्सपेंस है वो दोनों ही आपको दिखाना पड़ेगा अपने कैश के डॉक्यूमेंट में। अब मैंने क्या किया, मेरे पास जो है पापा के अकाउंट में एफडी थी। अब एफडी वो बहुत पुरानी थी, तो 28 डेज और जो 28 डेज ओल्ड फंड मांगते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। बट लेकिन ना वहाँ पे मैं आपको नीचे फॉर्मेट दे दूँगा। आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं ना HDFC से, वो आपको प्रॉपर इसी वे में बनवाने हैं। और आपको अपना बैलेंस सर्टिफिकेट निकलवाना है एफडी का। और हाँ, HDFC में ना आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर होता है वो नहीं लिखा हुआ होता है, एफडी का अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, एफडी का अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है। कोशिश करना या तो वो आपका बैंक अकाउंट नंबर लिख दें, अगर नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आगे बताता हूँ उसमें आप क्या कर सकते हो। तो जैसे ही आप जाओगे अपने बैंक में जाना, उनको बोलना कि हमको एक बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। वो इस तरीके का वो कुछ होता है आपका बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट। तो आपको ये दे देंगे। ये ना जो बैंक का लेटर हेड होता है उसी पे होना चाहिए, और इसके साथ में आपका इस पे जो आपका बैंक का मैनेजर है और जो भी आपका RM है, उन दोनों की या कोई भी एक एम्प्लॉय की वहाँ पे आपकी स्टैंप होनी चाहिए प्रॉपर। और स्टैंप ऐसी नहीं कि लोकल जो HDFC की होती है वही स्टैंप लगी होनी चाहिए। और उसके साथ में एक ये डिपॉजिट कंफर्मेशन रिन्यूअल एडवाइस ऐसे करके कोई डॉक्यूमेंट है, ये भी मेरे को उन्होंने दिया था, बैंक ने दिया था। तो इसमें हर एक चीज़ मेंशन होती है, कितना अमाउंट है, कब एफडी करी थी, कब तक जमा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कब मैच्योर होगी और कितना अमाउंट मिलेगा, हर एक चीज़ इसमें पूरी कंप्लीट लिखी हुई होती है। तो कोशिश करना कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट जो आप बनवाओगे, अपना बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट जो आप बनवाओगे, उसमें 3 से 4 लाइन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा।
वो लाइन अपने लेटर में ज़रूर लिखवाना, बिकॉज मैंने नहीं लिखवाई थी, इसी वजह से मेरे को यूनिवर्सिटी ने मेल किया कि ये लाइनें आपके में मिसिंग है, डॉक्यूमेंट में आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें मिसिंग है, ये आपको लिखवा के आनी है। मैं गया बैंक में, फिर मैंने दोबारा बनवाई, फिर दोबारा से मैंने वो लाइनें लिखवाई, तब जाकर उन्होंने मेरा एक्सेप्ट किया डॉक्यूमेंट। तो ये लाइन मैं नीचे लिख दूंगा, आप मेक श्योर करना जब भी आपने डॉक्यूमेंट बनवाओ तो वो लाइन तीन लाइन है, वो 3 लाइन आप अपनी ज़रूर ऐड कराना। तो ये हो गया आपका बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप अपना फंड शो करोगे उसका डॉक्यूमेंट। अब अगर आप अपने मदर का दिखा रहे हो या अगर आप अपने फादर का अकाउंट दिखा रहे हो, तो मदर या फादर के अकाउंट के लिए आपको एक स्पॉन्सरशिप एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। इस तरीके का होता है वो, आप जो भी आप जिस भी स्टेट से हो, आपको जो आपके पास नोटरी वाला बंदा होता है उसके पास आपको जाना है और आपको वहाँ पे मैंने तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर बनवाया, आप 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे भी बनवा सकते हो। तो आपको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप एफिडेविट बनवाना है। अब उसका ना मैं आपको नीचे फॉर्मेट, इसका भी मैं आपको नीचे फॉर्मेट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, कि जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें अकाउंट नंबर जो आपको लिखना है, मैं नीचे फॉर्मेट जो डालूंगा उसमें अकाउंट नंबर जो लिखना है, अगर वही आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2 चीज़ होती है, एक बैंक का अकाउंट नंबर होता है, अगर आपका एफडी है तो एफडी का अकाउंट नंबर अलग होता है। तो इसमें कोशिश ये करना कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में, बैंक के डॉक्यूमेंट में आपका एफडी अकाउंट नंबर ही लिखा है सिर्फ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एफडी अकाउंट नंबर ही लिखवाना है। मैंने यहाँ पे पापा का जो बैंक का अकाउंट नंबर था वो लिखवाया, तो उन्होंने दोबारा मेल किया, उन्होंने बोला कि आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, एफडी अकाउंट नंबर नहीं लिखा हुआ है। फिर मैं ये दोबारा से गया बनवाने के लिए, जबकि ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने एक बार जो मेरा एजेंट है उनको भेज के मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। उन्होंने कहा सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, सब चल जाएगा। उसके बाद मेरे को इतनी दिक्कत हुई है। तो कोशिश ये करना कि इसमें अगर आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है बैंक का, आपके बैलेंस कन्फर्म, बिकॉज वो इन दोनों को मैच करेंगे। अगर आपका लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है कि वही बैंक, अगर एफडी अकाउंट नंबर लिखा है तो वही एफडी अकाउंट नंबर लिखवाना है, अगर उसमें आपका बैंक का अकाउंट नंबर लिखा है तो इसमें आपका बैंक का अकाउंट नंबर लिखवाना है। मतलब जो दोनों डॉक्यूमेंट है वो आपके मैच होने चाहिए। देन और हाँ, जो आपका एक चीज़ मैं भूल गया, जो आपका एफिडेविट रहेगा ना उसमें आपको पूरी चीज़ें मेंशन करनी है। वैसे तो मैं आपको नीचे डाल दूंगा, लेकिन कितने की एफडी है और मतलब कौन सी बैंक की है, ब्रांच क्या है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, तो वो सब कुछ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे डाल दूंगा इसका, लेकिन आपको उसमें पूरा मेंशन करना होता है। देन एक एफिडेविट और बनता है, मेरे जो फादर के डॉक्यूमेंट्स थे उसमें और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें पापा का नाम अलग था। अगर आपका भी अलग है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो अगर आपका भी अलग है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पापा स्पॉन्सर कर रहे हैं और आपकी मम्मी का नाम अलग है, तो आपको सेम नेम एफिडेविट नहीं बनवाना पड़ेगा। और अगर आपकी मम्मी स्पॉन्सर कर रही है और फादर के नाम अलग है तो नहीं बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं, फादर का ही नाम अलग है, ये मम्मी स्पॉन्सर कर रही है और मम्मी का ही नाम अलग है, तो उस केस में आपको सेम नेम एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। ये भी सेम उसी तरीके से होता है, इसका फॉर्मेट भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये भी सेम उसी तरीके से होता है पूरा, और ये मैंने 50 रुपये के स्टैम्प पेपर बनवाया था। और ये भी जो आपका नोटरी वाला होगा वहाँ से आप बनवा सकते हो। और कुछ इस तरीके का होता है ये डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें ना कुछ 7 से 8 इसमें पॉइंट है, तो ये मैं नीचे डाल दूंगा आपको। और इसमें आपको आधार कार्ड नंबर, पापा का पैन कार्ड नंबर, इसके अलावा आपका जो रेजिडेंस जो है, आपका एड्रेस, वो भी आपको लिखना होता है। मतलब हर एक चीज़ इसके अंदर लिखनी होती है। तो ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपका, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और मेक श्योर करना कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसी प्रॉपर वे में कराना, तो आपका 3 से 4 या मैक्सिमम 5 डेज़ में आपका कैश लेटर आ जाएगा। अदरवाइज़ मेरी तरह होगा, आपका कैश लेटर नहीं आएगा। अभी 29 जनवरी है, लास्ट डेट है, पता नहीं है कैश लेटर कब तक आएगा। इसके अलावा कब तक फिर मेरा वीज़ा लगेगा, प्रायोरिटी वगैरह वीज़ा लगाऊंगा तो उसके 52,000 रुपीज़ अलग से, यानी कि 52,000 रुपीज़ नॉर्मल और 52,000 रुपीज़ यानी करीब 1,10,000 रुपये लगता है। तो वो वेस्ट ऑफ द मनी ही है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं 52,000 रुपीज़ अपने सेव कर लेता, बट लेकिन वो मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊँगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ टिल देन बाय बाय, जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।